दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 16। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस ये जो आर्टिकल है इसमें बार बार चेंजेस आते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट बार बार आते ही रहते हैं, इसीलिए ये जो आर्टिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये आर्टिकल के बारे में नहीं समझोगे तो प्रेजेंट सिनेरियो से एडअप नहीं कर पाओगे, उसको जोड़ नहीं पाओगे चीजों को। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने जाना कि आर्टिकल 15 क्या था। आर्टिकल 15 इज अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव का निषेध। ठीक है, और आज हम लोग जानेंगे अबाउट आर्टिकल 16। तो ये जो आर्टिकल है ये 5 क्लॉजेस में डिवाइडेड है। ओके, एंड जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है उसमें 2 सब आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल बस एक नंबरिंग है, बाकी जो आपको कंसेप्ट है वो आप क्लियर करना है। आप नंबर पे ध्यान मत देना, कंसेप्ट क्लियरिंग पे ध्यान देना। ओके, आर्टिकल 16 क्लॉज 1, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। तो इस आर्टिकल में क्या बोलता है कि आपको समान अवसर देना है। किस मैटर पे भाई? तो एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे, रोजगार के मैटर पे आपको सबको समान अवसर प्रदान करना है। ये जो आर्टिकल है वो किसके लिए अवेलेबल है? ओनली फॉर सिटीजन्स, नॉट फॉर फॉरेनर्स। ये सिर्फ हमारे भारतीय नागरिकों के लिए एप्लीकेबल है, ना कि विदेशियों के लिए। ओके, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या कहता है कि आपको सम्मान, जो स्टेट है वो समान अवसर प्रदान करेगी एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे या अपॉइंटमेंट के मैटर पे, रोजगार के मुद्दे पे, या मैं यूं कहूं नियुक्ति के मुद्दे पे आपको समान अवसर प्रदान करेगी स्टेट। नाउ स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके, नाउ इस आर्टिकल क्लॉज 1 में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही कि समान अवसर प्रदान करना है किसके मैटर पे? रोजगार के मुद्दे पे। फिर बात आता है इसका क्लॉज 2। ठीक है, क्लॉज 2 में क्या बोलता है? नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड रेसिडेंस। यहां पे ये बोल रहा है कि आप किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द मैटर ऑफ रेस, यानी कलर के बेसिस पे, ना ही जाति के बेसिस पे, ना ही जेंडर के बेसिस पे, ना ही डिसेंट। डिसेंट यानी क्या होता है? विरासत, हेरिटेज, मतलब कि किसी भी इंसान का जो विरासत हो, जो उसके पूर्वज हो, उनसे रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ना ही आप रेसिडेंस या मैं यूं कहूं प्लेस ऑफ द बर्थ के मैटर पे भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। ये आप कौन है? स्टेट। अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो किसी भी इंसान को तो इस मैटर पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। हम लोग ने जाना था आर्टिकल 15 में कि रेस, कास्ट, सेक्स, ये सबके मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब आप आर्टिकल 16 पढ़ोगे तो ये दोनों एड ऑन हो जाता है। ठीक है ना, ये दोनों प्रोविजन आर्टिकल 15 में नहीं था। राइट, अब बात करते हैं ये जो दोनों आर्टिकल्स जो थे ये प्रोविजंस थे। अब जानते हैं एक्सेप्शंस क्या है इसके, क्योंकि प्रोविजन से ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपवाद दिए गए हैं कि हाँ ये प्रोविजन तो है लेकिन कुछ के साथ कुछ अपवाद भी है। तो अब जानते हैं कि इसमें क्या अपवाद है। ओके, तो 16 क्लॉज 3 क्या कहता है? 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रिजर्वेशन ऑन बेसिस ऑफ रेसिडेंस। अब एक नया पहलू आ गया। क्या? हम लोग ने जाना आर्टिकल 16(2) में कि आप रेसिडेंस या प्लेस ऑफ द बर्थ के मामले में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है हमारी, वो
ऐसा कर सकती है कि रेसिडेंट के बेसिस पे भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये तो एक्सेप्शन हो गया आर्टिकल 16(2) का। यस, इट इज द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2, राइट। अब ये जानना था क्यों किया गया होगा। ऐसा इसीलिए क्यों किया गया क्योंकि हमारे जो जितने भी सारे राज्य हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हो सके हैं। तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसा जोड़ा गया कि जो पार्लियामेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है रेसिडेंस इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रेसिडेंस क्या हो सकता है, कंडीशन ऑफ रिजर्वेशन हो सकता है अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 3, जो पार्लियामेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। क्यों? इसीलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राज्य में जिनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है, नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। नाउ एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है, अभी जानते हैं। एडिक्वेट मतलब क्या होता है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, जितना उनका पॉपुलेशन है उतना उनके हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। इसीलिए पार्लियामेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया कि आप रेसिडेंस को क्राइटेरिया बना सकते हो फॉर रिजर्वेशन। ओके, यहां तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। नाउ अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16(4). इट इज अगेन द एक्सेप्शन। आर्टिकल 16(4) एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 16 का 5 भी एक्सेप्शन है। अब जानते हैं कैसे। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट में मेक रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास which is not adequately represented in public service। अब यहां पे क्या कहता है कि स्टेट को ये पावर दिया गया है कि आप जो है बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन ला सकते हो। किस मैटर पे? फॉर द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट और उनके लिए पोस्ट के लिए, कि आप पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए जो कि बैकवर्ड क्लास है उनके लिए रिजर्वेशन ला सकते हो, सिंपल शब्दों में। ठीक है, वैसे लोगों को लाना जो कि एडिक्वेटली, अगेन एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं, उन लोगों को आपको रिजर्वेशन दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपको ये पावर दिया गया। किसको पावर दिया गया? स्टेट को पावर दिया गया, राइट। नाउ इससे रिलेटेड एक केस लॉ आते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाउ एक केस आया होगा, मैंने आर्टिकल 15 में भी इसको डिस्कस किया था, बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में क्या किया बोला गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लास दिया गया है। अब ये बैकवर्ड क्लास कौन होगी, कैसे डिटरमाइन होगी, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। तो इस केस में क्या बोला गया कि आपको उन लोगों को मानना होगा रिजर्व कैटेगरी बैकवर्ड क्लास जो कि SEBC हो, जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हो। ठीक है, दो क्राइटेरिया इन्होंने इस केस में रखा गया था। पहला ये था कि आपको उन लोगों को बैकवर्ड क्लास समझना होगा जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, और दूसरा कि जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाए हैं। ठीक है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया उन पर्टिकुलर सेक्शन का। तो ये दो क्राइटेरिया रखी गई थी रिजर्वेशन देने के लिए। फाइन, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब बात आती है क्या, अब बात आती है आर्टिकल 16(4), इसका सब क्लॉज A। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला कि आर्टिकल 16(4) क्या बोला कि आप बस अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन आर्टिकल 4 क्लॉज ए क्या बोला, आइए देखते हैं। रिजर्वेशन टू बी मेड इन प्रमोशन फॉर SCs एंड ST। तो इनिशियली जो 16
क्लॉज 4 बोल रहा था कि सिर्फ अपॉइंटमेंट से बोल रहा था, लेकिन जो आर्टिकल 16(4) क्लॉज ये बोल रहा है कि आपको रिजर्वेशन प्रमोशन में भी देना होगा, ठीक है ना। अगेन ये ऐड किया गया था 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। ये जो क्लॉज था 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, इससे आप लोग को क्लैरिटी डेवलप हो पाएगा। मैं केस इसीलिए बता रही हूं क्योंकि आर्टिकल 16(4) क्लॉज ए लाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हुआ था जिसको जानना हम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड उसी के रूलिंग के बाद जो हमारी पार्लियामेंट है, आर्टिकल 16(4) क्लॉज ए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो क्यों ऐड अप किया गया हम लोग केस के द्वारा समझते। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी इस केस को, इंदिरा सोहोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। ये केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसके लिए, पहला बात क्या बोला कि जो एडवांस सेक्शन है, किसमें एडवांस सेक्शन है, तो अमॉन्ग ओबीसीज। अब ओबीसीज के जानने से पहले कि ये जो अदर बैकवर्ड क्लास है वो कैसे आए, तो उसके पहले क्या हुआ, एक मंडल केस हुआ, ठीक है। ये सीरीज चल रहा है, ओके। ये जो केस रिलेटेड था किसके, आर्टिकल 16(4) से। अब ये केस है वो ऑल ओवर प्रोविजंस को डिस्कस करता है, ठीक है ना। तो ओबीसी में एक केस आया था मंडल केस, इसको इंदिरा सोहोनी केस को मंडल केस ही बोला जाता है। तो मंडल में क्या था, मंडल केस में इसी में कि बीपी मंडल, बृजेश्वर प्रसाद मंडल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे, उनको ये बोला गया था कि भाई आप ये देखो कि जो कितने ऐसे जो एडवांस सेक्शन नहीं है, जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, वो हमारे सोसाइटी में कितने हैं, कितने कास्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा 1980 में रिपोर्ट सौंपा, और उसमें यह कहा गया कि 3743 कास्ट जो है वो एससीबीसी में आते हैं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में, ठीक है। और उन्होंने ये बोला, उस रिपोर्ट ने ये बोला कि आपको 27% रिजर्वेशन देना पड़ेगा, किसको, ओबीसीज को, ठीक है ना। ये कब आया, ये प्रोविजन आफ्टर ऑल कब इंप्लीमेंट किया गया, अंडर वीपी सिंह गवर्नमेंट, अंडर वीपी सिंह इसको इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। अंडर वीपी सिंह इस प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया गया। कौन से प्रोविजन को, तो 27% जो ओबीसी को रिजर्वेशन देना था, ठीक है। अब यहां तो समझ में आ गया वो क्या क्या हुआ, तो एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं, एक और रिकैप हो जाए स्मॉल, कि अब तक क्या हुआ कि आर्टिकल 16(4) में क्या बोला गया कि आपको रिजर्वेशन देना होगा इन इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली, ठीक है। उससे रिलेटेड केस आया कि आखिर बैकवर्ड क्लास क्या होगा, कौन डिटरमाइन करेगा, कैसे डिटरमाइन होगा। तो दो क्राइटेरिया रखा गया कि ऐसे डिटरमाइन किया जाएगा कि वो बैकवर्ड क्लास में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। एंड देन हम लोग ने जाना 16(4) का ए, उसमें ये बोला गया कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। और उससे पहले जो दो इंपॉर्टेंट जो हमारे कंट्री में चल रहा था वो जानना बहुत जरूरी है, जो कि क्या था, इंदिरा सोहोनी से पहले कौन सा केस था, तो बीपी मंडल का रिपोर्ट। इसको मंडल केस को इंदिरा सोहोनी केस को मंडल केस भी कहा जाता है, ठीक है। कभी टंग स्लिप और टंग हो रहा है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज है, इसलिए मैं बार बार रिकैप कर दे रही हूँ, ओके। तो इसमें मंडल रिपोर्ट में ये सारे बात कहा गया कि आपको 27% रिजर्वेशन देना होगा, और जो इतने कास्ट हैं वो एससीबीसी में आते हैं,
ये सारा चीज इंप्लीमेंट हो गया। अब आया क्या, इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये मैं बस ओबीसी के बारे में बताने के लिए मैंने इसको डिस्कस किया। ओके, तो ओबीसी थे, ठीक है। तो एडवांस सेक्शन अमॉन्ग द ओबीसीज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजर्वेशन। ओके, तो पहली ये जो रूलिंग थी वो क्या बोली, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ओबीसीज में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब लोग अमीर ही होंगे, ठीक है ना। उसमें ओबीसीज में ऐसे लोग भी जो काफी अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे, तो वो जितने सारे पैसे वाले लोग हैं जिनके पास जो वेल ऑफ फैमिली से है उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, यानी नो रिजर्वेशन। किनको नहीं दिया जाएगा, जो कि एडवांस सेक्शन है। एडवांस किस मामले में, पैसे के मामले में नो रिजर्वेशन बोला गया इसमें। और इसमें एक कंसेप्ट था क्रीमी लेयर का। नाउ आपके मन में ये सवाल है कि अब क्रीमी लेयर क्या होता है। तो क्रीमी लेयर ऐसे सेक्शंस को बोलते हैं जो कि ओबीसीज में आते हैं, जो कि काफी एक वेल ऑफ फैमिली से होते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि कोई भी ओबीसीज है, ओबीसी बन गए प्रेसिडेंट, तो ऐसा तो नहीं हो काफी गरीब होंगे, प्राइम मिनिस्टर के बेटा बेटी हो गया, तो उनको क्या होगा, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो किससे बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। ओबीसी तो है, लेकिन क्या है, वो एडवांस सेक्शन है ओबीसी के। अब मान लीजिए कोई यूपीएससी चेयरमैन का बोर्ड का बेटा बेटी हो गया, क्या उनको रिजर्वेशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या किसमें आते हैं, वो क्रीमी लेयर के अंडर आते हैं, तो इसलिए उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बस ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, जो कि एडवांस सेक्शन है अमॉन्ग किसके, ओबीसी में, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एंड इसमें क्या बोला गया कि नो रिजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कि आपको बस रिजर्वेशन दो, आप आरक्षण दो, लेकिन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट पे, ना कि आप प्रमोशन पे भी दोगे, ना कि आप पदोन्नति पे दोगे, बस खाली आप अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एंड तीसरा बात क्या कहा इसमें कि 50% को एक्सीड नहीं करना है। ये 50% क्या है भाई, तो 50% जो आप रिजर्वेशन दे रहे हो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये कहा गया। फिर क्या बोला गया, कैरी फॉरवर्ड रूल। अब ये क्या होता है, इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, कैरी फॉरवर्ड रूल को। ओके, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है। अब इसका जो बात जानने से पहले, कैरी फॉरवर्ड रूल, एक केस आया था, दैट इज देवदासन। उसको मैं लिखती नहीं हूं, बस मैं ओरली इसको कन्वे कर देती हूँ। ओके, तो देवदासन केस में क्या बोला गया कि आपको जो कैरी फॉरवर्ड रूल है, अब कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है मैं उसको सेपरेटली समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कैरी फॉरवर्ड रूल एंड ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। ओके, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फिर अभी के लिए इतना ही जान लो कि इस केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है, ठीक है, वैलिड है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, 50% रूल को वायलेट नहीं करना पड़ेगा, 50% रूल को वायलेट नहीं करना पड़ेगा। जो 50% का जो एक सीलिंग लिमिट लगाया गया था उसको वायलेट नहीं करना है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल 50% से को एक्सीड नहीं करना है। ओके, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ये इंपॉर्टेंट उनका जजमेंट था। अब इस रिलेटेड क्या किया पार्लियामेंट ने क्या बोला कि अच्छा अब हम इसके लिए अमेंडमेंट ले आते हैं। तो उसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में कि आप प्रमोशन पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो इन इंदिरा सोहानी केस। लेकिन अब पार्लियामेंट पिक्चर में आ गया। पार्लियामेंट ने क्या किया मैंने पहले बता चुका कि 77th अमेंडमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया। अब इस एक्ट में क्या बोला गया कि हाँ भाई आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हो, ठीक है। ये जो पूरा कहानी था केसेस का, ये इसीलिए था। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4B की। इसमें क्या बोला गया
कि empowered state to consider unfilled reserve vacancies of year as separate class। अब इसमें क्या बोला गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं कर देती हूँ अभी। कैरी फॉरवर्ड होता क्या है, तो उसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि 2018 में फॉर एग्जाम्पल, ईयर को सीरियसली मत लेना, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 100 पोस्ट आए कि हाँ 100 पोस्ट हैं और उसमें से 50% रिजर्व कर दिया गया, रिजर्व्ड हो गया SC STs एंड OBCs के लिए, ठीक है। फिर 2019 में भी कुछ आया वैकेंसीज, उससे 50% रिजर्व हो गया। तो अगर ऐसा भी तो होता है कि कुछ जो सीट होते हैं वो अनफिल्ड रह जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें जो है वो 10 सीट नहीं भर पाया एंड 2019 में 20 सीट नहीं भर पाया, ठीक है। तो ये जो 30 सीट जो है वो तो खाली पड़ गई, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड के अनुसार क्या होता था पहले कि जो 30 सीट है, अगर मान लीजिए इसमें कोई भी पोस्ट में कोई भी मतलब कि वैलिड कैंडिडेट नहीं मिल पाया तो ये पोस्ट तो खाली रह गई, तो ये क्या पाइल अप होती जाती थी, ठीक है। तो ये 30 सीट क्या हो जाता था कि अगर मान लीजिए 2020 में कोई ये वैकेंसीज आ रही है 2020 में, तो क्या हो जाता था 130 सीट आ जाता था, ठीक है। तो यही हो जाता कैरी फॉरवर्ड रूल। तो यानी जो जितनी सारी अनफिल्ड वैकेंसी, जो कि वैकेंसी फिलअप नहीं हुई है, तो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। इसका नाम ही क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड। जितनी सारी वैकेंसीज हैं वो एक बार आएंगी और उसको पाइल अप करके एक सिंगल जो 130 का एक वैकेंसी बन जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी क्या बोला कि स्टेट को एम्पावर किया गया कि आप जो है जो अनफिल्ड वैकेंसी है उसको सेपरेट क्लास में ला सकते हो, यानी जो 30 है उसके लिए सेपरेट वैकेंसीज निकलेंगे। अब इसमें नहीं आ सकता ये चीज, सेपरेट वैकेंसीज होंगे 30 के। ये जो 30 सीट जो अनफिल्ड रहा उसके लिए सेपरेट वैकेंसीज निकाला जाएगा, ना कि उसमें एड ऑन हो जाएगा जो भी वैकेंसीज आएंगी उस साल के लिए। समझ रहे हो। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल में उसमें क्या होता था कि अगर कोई भी सीट अनरिजर्व सीट में अगर कोई भी उसमें वैकेंसीज फिलअप नहीं हुई है, इसमें कैंडिडेट नहीं मिल पाए वैलिड कैंडिडेट, तो वो क्या हो जाती थी, पाइल अप होती जाती थी। अगर एक साल में 10 नहीं हुआ, फिर अगले साल में 20 ऐसे अनफिल्ड रहा, तो एक साल बाद मतलब कि उसको सब्सिक्वेंट ईयर यानी आने वाले साल में उसको पाइल अप करके वैकेंसीज लाया जाता था। लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा ये जो था वो 81st अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। 81st अमेंडमेंट 2000 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। ओके, ये जो क्लॉज था मैं बताना भूल गई थी कि इसको 81st अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें ये राज्य को राज्य मतलब वही डेफिनेशन वाला आर्टिकल 12 कि इसमें ये एम्पावर्ड किया गया कि आप जो है जो भी रिजर्व वैकेंसी जो अनफिल्ड, ये अनरिजर्व की बात नहीं हो रही है, रिजर्व की बात हो रही है, जो अनफिल्ड वैकेंसीज है आप उसको सेपरेट क्लास में लाके फिर से एग्जाम लेके उसको फिल्ड करवा सकते हो, ये एम्पावर्ड किया गया। यानी जो कैरी फॉरवर्ड रूल में ये जो था कि जो 50% जो बैकलॉग वैकेंसीज था उसको वॉलेट भी नहीं किया गया एंड सेपरेट क्लास में लाके उसको फिल भी कर दिया गया, ठीक है। ये भी तो वॉलेट नहीं करेगी 50% को, जो कैरी फॉरवर्ड रूल में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप 50% जो कैरी फॉरवर्ड रूल में आप उसको वॉलेट नहीं कर सकते हो। तो सेपरेट क्लास से लाने से क्या हुआ कि जो 50% जो क्राइटेरिया था उसको वॉलेट भी नहीं किया जा रहा है एंड उसको सेपरेट क्लास में लाके उसको फिर से फिलअप भी किया जा रहा है। तो यही था कैरी फॉरवर्ड रूल, मैंने इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, एंड अब बात आती है आर्टिकल 16 क्लॉज 5 की। देन ये भी एक एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि इस क्लॉज में ये बोला जा रहा है कि रिलीजियस, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, रिजर्वेशन होगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक गलती हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब ये क्लॉज क्या कहता है? तो ये क्लॉज में ये कहता है कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसमें ये क्राइटेरिया हो सकता है कि जो उसका हेड होगा वो पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग होगा।
अगेन दिस इज अ वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2 कि उसमें बोलता है कि आप रिलीजन के बेसिस पे कर ही नहीं सकते हो, लेकिन यहाँ पे वॉलेट किया जा रहा है। ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए रिलीजन क्राइटेरिया लगाया जा सकता है फॉर दी हेड बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मुस्लिम बोर्ड जैसे कि शिया वक्फ बोर्ड हो गया, उसमें जो हेड होंगे उस इंस्टीट्यूशन के एक मुस्लिम हो गए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें हिंदू लाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। वहां पे क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि हाँ पर्टिकुलर रिलीजन से उनके हेड बिलोंग कर सकते हैं, एंड ये वॉलेटिव नहीं होगा आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2 के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है क्योंकि ये काफी एक डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल था। अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करती तो आप लोग को समझ में नहीं आता। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कैरी फॉरवर्ड रूल के लिए एक अलग से वीडियो लाऊं, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में ये बोल देना। एंड आपको टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी इन दी अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 के बारे में, एंड ऑल्सो EWS के बारे में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।